चौरागंज नाम के एक गांव में सबसे बड़े जमींदार घनश्याम रहा करते थे। उनके पास 50 बीघा जमीन, 2 ट्रैक्टर, 10 बैल और 40 मजदूर थे। मगर उनके घर में एक नौकर था जिसे वह नौकर नहीं बेटे की तरह मानते थे। जग्गू बचपन में ही अनाथ हो गया था। उसके माता पिता खेत में काम करते थे। एक दिन उन्हें सांप ने काट लिया और वे दोनों चल बसे थे। घनश्याम ने उसे पाला, काम सिखाया और उसे अपना सबसे बड़ा भरोसा बना लिया। जग्गू सुबह सबसे पहले उठता, घनश्याम जी के घर का हर काम करता, खेतों की रखवाली करता, अनाज का हिसाब रखता और गोदाम से लेकर घर का हिसाब किताब सब संभालता। जग्गू काम नहीं करता था, वो तो जैसे सेवा करता है, दिल से, बिना किसी गिनती के। उसकी चुप्पी में भी इतनी बातें होती हैं जितनी कई लोग जोर से बोलकर भी नहीं कह पाते। एक बच्चा था, वो बस 5 साल का। उम्र खेलने कूदने, मिट्टी से घरौंदा बनाने और माँ की गोद में सो जाने की। पर उसी उम्र में उसे माँ की चूड़ी और बाप की लाठी एक ही दिन में मिट्टी में दबते देखना पड़ा था। मई की तपती दोपहर थी। खेत में काम करते वक्त जग्गू की माँ और पिता को सांप ने काट लिया था। गांव के लोग दौड़े, किसी ने नीम की जड़ पीसी, किसी ने झाड़ फूंक बुलाई, लेकिन ऊपर वाले ने जैसे अपनी आंखें फेर ली। सांप का जहर सिर्फ शरीर में नहीं चढ़ा था, जग्गू की किस्मत में भी घुल चुका था। शाम होते होते दोनों की शव एक ही चादर में लिपटी थी। गांव की चौपाल में सन्नाटा था, बस जग्गू की चीखें थी। माँ, पिताजी, उठो ना, देखो ना मैं गिर जाऊंगा। उठो ना, देखो ना पिताजी नहीं बोल रहे हैं। माँ, तुम कुछ तो बोलो, मुझसे नाराज हो क्या? जग्गू फूट फूट कर रो रहा था। उस दिन जब जग्गू के माता पिता की चिता जल रही थी, एक कोना ऐसा था जहाँ जग्गू चुपचाप बैठा था। उसे नहीं पता था कि अगली सुबह से उसकी दुनिया बदलने वाली है। जग्गू के माँ बाप के जाने के बाद उसकी सगे रिश्तेदार में केवल उसके चाचा और चाची थे। जग्गू उन्हीं के साथ रहने लगा। जग्गू के चाचा और चाची ने पहले 2 दिन उसे अपने घर में रखा। जग्गू उनके साथ सोता, उन्हीं के साथ खाता। मगर जैसे जैसे दिन बीते, चाची की आंखों में जग्गू अब खटकने लगा। फिर एक दिन चांदनी रात थी। जग्गू के चाचा ने खाट से जग्गू को उठाया और बिना कुछ कहे हवेली की ओर चल पड़ा। जग्गू ने पूछा, चाचा हम कहाँ जा रहे हैं इतनी रात में? जग्गू के चाचा ने कहा, बस बेटा तू चिंता मत कर, आज से तेरी और मेरी, हम दोनों की ही चिंता परेशानी दूर होने वाली है। मैं तुझे ईश्वर के घर ले जा रहा हूँ। जग्गू के चाचा के साथ चलत रहा था। जब हवेली का दरवाज़ा आया, चाचा ने जग्गू को एक किनारे बिठाया और उसके हाथ एक रोटी की पोटली रखी और कहा, अब तो ईश्वर के हवाले, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे अपने बच्चे हैं, अपना जीवन है। मैं यहाँ अनाथ पालने के लिए नहीं हूँ। आज से तेरा मेरा कोई नाता नहीं, अब यही तेरा जीवन है। जग्गू के चाचा इतना कहकर वहां से चला गया। जग्गू अकेला डर में डूबा और भूख से कांपता हुआ दालान पर बैठ गया। अगली सुबह हुई, घनश्याम सेठ उठे। उनकी आदत थी कि वह सबसे पहले अपनी हवेली के बाहर खड़े बरगद को प्रणाम करते। मगर आज उनकी नज़र एक कोने में सहमा हुआ बच्चा पर पड़ी। गाल पर सूखे आंसू, होंठ सूखे हुए और हाथ में आधी खाई रोटी की पोटली। घनश्याम सेठ ने कहा, अरे तू कौन है बेटा? जग्गू रोते हुए अपने पिता का नाम बोलने लगा। घनश्याम सेठ ने कहा, तू तो अनाथ हो गया है। घनश्याम सेठ के गले में जैसे कांटा अटक गया। उन्होंने झुककर जग्गू को उठाया, उसके सिर पर प्यार से हाथ फिरा और अपने कमरे में ले गए। जग्गू के सामने एक गिलास में गर्म दूध रखा गया। जग्गू झिझक रहा था, जैसे किसी के बर्तनों को छूना भी पाप हो। फिर घनश्याम ने खुद अपने हाथों से दूध पिलाया और कहा, आज से तू इस घर की देहरी का बोझ नहीं, इसका मान है। तू अब से यहीं रहेगा बेटा। तू उस भरोसे की नींव है जिस पर यह हवेली खड़ी है। तेरे माँ बाप ने अपनी जवानी मेरी ज़मीन को दी थी, अब तू मेरी ज़िंदगी को अर्थ देगा। तू इस घर का हिस्सा है,
जैसे छत के नीचे दीवारें होती हैं वैसे ही तू है बेटे, जैसा और शायद उससे भी बढ़कर। घनश्याम जी की पत्नी कलावती दरवाजे पर खड़ी थी। उनकी आंखों में सवाल था, लेकिन वो घनश्याम जी की बातों का विरोध नहीं कर सकी। धीरे धीरे जक्कू ने काम सीखना शुरू किया। गायों को चारा देना, झाड़ू लगाना, कुएं से पानी खींचना। उसकी नन्ही हथेलियां फटती, मगर उसके चेहरे पर शिकन नहीं होती। हर रात वह एक किनारे खाट पर बैठता और चुपचाप आसमान देखता, जहां उसे हर तारे में अपनी माँ की झलक दिखाई देती। ऐसे ही करते करते समय बीतता गया और अब जग्गू 25 साल का युवा हो चुका था। वो अब बच्चा नहीं रहा जो कभी नीम के नीचे छोड़ा गया था। अब वो गांव की मिट्टी में रचा बसा एक ऐसा इंसान था जिसे लोग सम्मान से जग्गू भाई कहकर पुकारते थे। हर दिन की शुरुआत गांव के लिए एक सी थी, परंतु जग्गू के बिना अधूरी। जैसे ही सुबह की लालिमा खेतों के किनारे उगती, हल्की ओस की बूंदें पत्तों पर थरथराती और हवा में बैलों की घंटियों की टुन टुन गूंजती, गांव वाले कहते, जग्गू भैया आ गए। अब खेत में सोना उगने लगेगा। देखना कितनी मेहनत से भाई इस धरती से सोना निकाल लेंगे। जग्गू भाई, आप हमारे लिए एक मिसाल हो। घनश्याम जी तो अब बस नाम के मालिक हैं, असली काम तो जग्गू करता है। अब गांव के सबसे बड़े खेत, सबसे बड़ा गोदाम और सबसे पुराने कुएं की चाबी सब जग्गू के पास होती थी। घनश्याम जी, जो अब उम्र की ढलान पर थे, वे अक्सर कहते, अगर मैं आज अपनी आंखें बंद कर लूं, नहीं, सिर्फ सोने के लिए नहीं, हमेशा के लिए भी, तब भी मुझे चिंता नहीं होगी, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा खेत, मेरी हवेली, मेरी इज्जत और मेरा नाम सब वैसे ही सुरक्षित रहेगा, क्योंकि जग्गू है। वो बस काम नहीं करता है, वो मेरे हर सपने को जिंदा रखता है। वो मेरा दूसरा साया है, बिना कहे समझ लेने वाला, बिना मांगे दे देने वाला और बिना थके चलने वाला। वो अगर कह दे कि सब ठीक है, तो मैं आंख मूंद कर यकीन कर लेता हूँ, क्योंकि जिस दिन मैंने जग्गू को अपनाया था, उसी दिन से मेरी जमीन ने उसे अपना बेटा बना लिया था। इसी तरह पंचायत से लेकर पटवारी तक सब उसकी बात मानते थे। बैंक में चेक जमा करवाना हो या बीज मंडी से सौदे करना, लोग कहते, घनश्याम सेठ जी तो अब बस नाम के मालिक हैं, असली काम तो जग्गू करता है। किंतु हवेली के अंदर सन्नाटे में एक चिंगारी भड़क रही थी। वो थी कलावती। कलावती अब भी जग्गू को नौकर से ज्यादा मानने को तैयार नहीं थी। उन्हें जग्गू की मौजूदगी खटकती थी। हर बार जब गांव का कोई आदमी कहता, बाबूजी, मानो या ना मानो, आपका नौकर जग्गू बड़ा काम का निकला, सिर्फ खेत में हल नहीं चलाता, पूरे गांव का मान संभाल रखा है। जहां लोग अपनेपन काम से मतलब रखते हैं, वहां जग्गू दूसरों की जमीन भी अपने जैसा संभालता है। किसी की गाय गुम हो जाए तो ढूंढता है, किसी के घर शादी हो तो दिन रात हाथ बटाता है। ऐसा लड़का तो भाग्य से मिलता है। जग्गू की तारीफें सुनकर कलावती जल उठती। वो अकेले में बड़बड़ाती, हद हो गई है। अब तो एक अनाथ बेसहारा लड़का जो ना जाने किस नसीब से इस घर में आ गया, आज वह पूरे घर का मालिक बन बैठा है। हर बात में उसी की चल जाती है। खेत हो या गोदाम, सौदा हो या फैसला, हर जगह सिर्फ जग्गू जग्गू जग्गू। क्या अब हमारे अपने लोगों की कोई आवश्यकता नहीं इस घर में? मेरा अपना भाई सोहन, जो खून का है, जिसके साथ मैंने बचपन बिताया, वो बेरोजगार घूम रहा है और आपने उसे 2 बार मौके देने की भी जरूरत नहीं समझी। एक बाहर का लड़का जिसकी जड़ें भी इस घर की मिट्टी से नहीं जुड़ी, उसे आप अपना वारिस बना बैठे हैं, और मेरा भाई तो जैसे किसी पराये के भी लायक नहीं रहा। सोहन कलावती का छोटा भाई, सालों पहले जब उसे हवेली में काम मिला था, उसने 4 दिन में ही शराब, जुए और आलस से सबका भरोसा तोड़ दिया था। घनश्याम जी ने उसे एक मौका दिया था, मगर सोहन ने उसे गवा दिया। अब वो शहर में असफल होकर वापस गांव लौट आया था।
कपड़े मैली, आंखों में चालाकी और जुबान पर मिठास। वो जानता था कि कैसे लोगों को छल करना है, और इस बार उसका निशाना था जग्गू। कलावती ने सोहन को हवेली बुलाया। कलावती ने अपने भाई सोहन से कहा, सोहन, अब वक्त आ गया है, तू फिर से इस घर का हिस्सा बने। जग्गू को नीचे गिराए बिना यह मुमकिन नहीं है। वो अब घनश्याम जी की सांसों में बस गया है, उसे बाहर निकालना होगा। सोहन ने कहा, दीदी चिंता ना करो, इस बार ऐसा जाल बुनूंगा कि खुद जीजा जी भी शक नहीं करेंगे। मेरी रग रग में सांप से भी ज्यादा जहर है। देखना तू, इस बार वो जग्गू, वो भिखारी मेरे जहर से बच नहीं पाएगा। और फिर कुछ दिनों बाद गोदाम में अनाज के रजिस्टर से छेड़छाड़ की गई। जग्गू के हस्ताक्षर नकल किए गए। सरकारी इंस्पेक्टर को गुप्त शिकायत भेजी गई। गांव में लोग बातें करने लगे, अरे जग्गू पर घोटालों का आरोप लगा है। कहते हैं लाखों के अनाज का हिसाब गड़बड़ है। पर वह तो इतना सीधा था, ऐसा कैसे हो सकता है? जब ये बात घनश्याम जी के कानों तक पहुंची तो वो भीतर से हिल गए। उन्होंने जग्गू को बुलाया, उसकी आंखों में देखा और सिर्फ एक सवाल पूछा, बेटा तूने कुछ गलत तो नहीं किया? जग्गू की नज़र झुकी नहीं, उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन कोई डर नहीं था। उसने बस इतना कहा, मालिक आप तो जानते हैं मैंने आपकी सेवा में अपना जीवन दिया है। जो मिट्टी मेरी माँ बाप की चिता बनी थी उसी से मैंने खेत सींचा है। क्या मैं उस जमीन से विश्वासघात कर सकता हूँ? घनश्याम जी की आंखें भर आईं। वे बोले, नहीं बेटा नहीं, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ। तेरे हाथों में सिर्फ मेहनत की लकीरें हैं, कोई चालाकी या धोखे की छाया नहीं। तू मेरी आंखों का साया है। तूने मेरी जमीन को अपने पसीने से सींचा है और मेरी इज्जत को अपनी सांसों से बचाया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि रजिस्टर क्या कहते हैं, गवाह क्या बोलते हैं। मेरा दिल कहता है तू नहीं, कोई और गुनहगार है, और मैं उसे खोज निकालूंगा। जिस लड़के को मैंने गोद में उठाया था आज भी उसकी आंखों में वही सच्चाई है। और यह दुनिया लाख बदल जाए, मेरा यकीन उस सच्चाई से कभी नहीं बदलेगा। गांव की हवाओं में आज एक अजीब सी चुप्पी थी। खेतों की मिट्टी में जैसे हरियाली मुरझा गई थी और हवेली की दीवारों पर साजिश की परछाइयां थिरक रही थी। सरकारी जांच दल ने अनाज गोदाम की गड़बड़ी की पुष्टि कर दी थी। जग्गू के हस्ताक्षर वाले कागज, रजिस्टर की एंट्री और अनाज की मात्रा में फर्क, सब कुछ जग्गू के खिलाफ जा रहा था। कलावती ने घनश्याम जी से कहा, देखा आपने, अब तो आपकी आंखें खुली या अभी और सबूत चाहिए? जिसे आप दिन रात भरोसेमंद बेटा कहते रहे वो निकला क्या, एक धोखेबाज? मैंने पहले ही कहा था, ऐसे लड़कों को जिनका अतीत ही अनाथ हो, जिनका कोई ठिकाना ना हो, उन्हें अगर आप सर पर चढ़ा देंगे तो एक दिन घर की नींव हिल जाएगी। हमने उसे सिर से लगाया और उसने पीठ पे छुरा घोंप दिया। आप तो जैसे उसके वफादारी के गीत गाते नहीं थकते थे। अब क्या हुआ? यही परिणाम है अंधे विश्वास का। मेरा भाई सोहन अपना खून दर दर की ठोकरें खा रहा है और आप अनजान को अपना सब कुछ सौंप बैठे थे। अब भुगतिए। आपके जग्गू ने घर की इज्जत ही नहीं, आपकी आंखों की शर्म भी लूट ली है। घनश्याम जी बिल्कुल शांत थे। वो अंदर से हिल चुके थे मगर यकीन नहीं तोड़ पा रहे थे। उनकी आंखें सामने खड़ी जग्गू पर जमी थी, जिसकी आंखों में आंसू तो थे पर सफाई नहीं थी, क्योंकि जो सत्य होता है वह चीखता नहीं है। घनश्याम जी ने जग्गू से कहा, बोल बेटा, सच क्या है? तू बोलता क्यों नहीं कुछ? जग्गू ने नजरें उठाई, उसकी आवाज़ कांप रही थी। मालिक, मैंने कभी आपकी इज्जत पर आंच नहीं आने दी। जो भी हुआ मेरे खिलाफ किसी ने जाल बुना है, मगर मैं जानता हूँ सच एक दिन अपने आप बाहर आएगा। कलावती ने घनश्याम जी से कहा, अब और क्या चाहिए आपको? रोटी, कपड़ा, छत सब तो दे चुके हैं इस जग्गू को।
आपने तो जैसे इस हवेली को उसके हवाले ही कर दिया है। हर बात में वही कहता, हर काम में वही दिखता। आप मालिक हैं या वो? अब तो लगता है जैसे रोटी खाते खाते एक दिन यह हवेली भी निकल जाएगा। मैंने तो उसे नौकर समझा था, आप तो उसे अपना उत्तराधिकारी बना बैठे। यह घर क्या अब उन लोगों के लिए है जिनका खून, नाम और वंश से कोई नाता नहीं? मैं कहती हूँ अभी इसी वक्त निकालिए इसे बाहर। सही समय है अपनी मर्यादा की रक्षा करने का। आप अब कब तक चुप रहेंगे? या तो घर की गरिमा बचाइए या फिर इस अनाथ के नाम का झंडा हवेली पर लगा दीजिए। घनश्याम जी का दिल रो रहा था, मगर कलावती का दबाव, पंचायत की फुसफुसाहटें और प्रशासन की रिपोर्ट ने उन्हें तोड़ दिया। वो एक क्षण को खामोश रहे, फिर धीरे से बोले, जग्गू, तू कुछ दिन के लिए गांव छोड़ दे, जब तक यह बात शांत नहीं होती। जग्गू ने कुछ नहीं कहा, फटी हुई पोटली में अपने 2 जोड़े कपड़े बांधकर निकल पड़ा। कभी इसी हवेली के दालान में वो छोड़ा गया था, आज वही हवेली उसे बाहर कर रही थी। उस रात घनश्याम जी अपनी खाट पर अकेले बैठे थे, आंखें समुंदर की तरह भरी हुई थी। घनश्याम जी सोच रहे थे, क्या सच में वो लड़का जो मेरी सांसों की तरह सच्चा था, क्या वो भी झूठा निकला? नहीं, मेरा दिल नहीं मानता, यह सब कुछ झूठ है। जग्गू कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। दूसरी ओर कलावती का भाई सोहन अब हवेली में खुलकर घूमने लगा था। घनश्याम जी की चुप्पी और कलावती की कृपा से वह घर पर बड़ा आदमी बनने का सपना देखने लगा था। वो अब घनश्याम जी के कामों में हस्तक्षेप करने लगा। गोदाम की चाबियां, खेत के हिसाब, बैंक की रसीदें, सब में उसकी टांग होती। कलावती को लग रहा था अब सब कुछ ठीक हो गया है। जो हवा लंबे समय से उल्टी बह रही थी, अब वह सीधी हो चली है। जग्गू चला गया और उसके साथ ही वह अजीब सा अनकहा दबाव भी उतर गया जो इस घर पर मंडरा रहा था। अब सोहन है, मेरा भाई, मेरा खून, मेरा अपना। कम से कम अब घर में हर फैसले में अजनबी की दखल नहीं होगी। अब कोई ऐसा नहीं होगा जिसे हमने सिर पर चढ़ाया और उसने कंधों से बोझ नहीं अहंकार उठाया। सोहन को मैं जानती हूँ, वो अपनेपन से काम करेगा, इज्जत से चलेगा। घर अपना है, भाई अपना है, और अब हवेली भी फिर से अपने हाथ में है। कलावती अब हर दिन जिम्मेदारियां सौंपती रही। सोहन, अब अनाज का सौदा तू ही कर। सोहन, घनश्याम जी की दवाइयां भी तू ही ले आ। सोहन मुस्कुराकर हाँ दीदी कहता, लेकिन अंदर ही अंदर एक और खेल चल रहा था। सोहन को हवेली की चकाचौंध रास आ गई थी। अब उसे सिर्फ जग्गू का नहीं, कलावती और घनश्याम जी दोनों का स्थान चाहिए था। एक रात जब घनश्याम जी दवाई लेकर सो रहे थे और कलावती रसोई में थी, सोहन अपने एक पुराने दोस्त से खेत में मिला और कहने लगा, अरे रमेश, तूने कहा था ना शहर में ज़मीन सस्ती मिल रही है, मेट्रो के पास वाली। रमेश बोला, हाँ मिल रही है, लेकिन ऐसे ही नहीं, वहाँ सेटिंग जमानी है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, कुछ अफसरों को भी खिलाना पड़ेगा, कम से कम 20 लाख लगेंगे, तब जाकर बात बनेगी। सोहन बोला, 20 लाख? अरे वो तो हवेली की तिजोरी में धूल खा रहे हैं। अब जब मैं घर का हूँ तो घर का माल मेरा ही हुआ ना। जीजा जी तो अब बूढ़े हो चुके हैं और दीदी तो पहले ही मेरे भरोसे जी रही हैं। जो घर किसी और का था अब मेरा बन चुका है, तो उस पैसे पर पहला हक भी मेरा ही है। बस तू चिंता मत कर, 2 दिन दे, फिर देख मैं तिजोरी का मुंह ऐसे खोलूंगा जैसे बचपन में भौजी की रसोई से गुड़ चुराया करता था। अब जो भाई बना है हवेली का मालिक, वो एक झटके में शहर की जमीन का मालिक भी बनेगा। सोहन ने चोरी छिपे घनश्याम जी के हस्ताक्षर की नकली चिट्ठी बनाई और बैंक से कुछ पैसे निकलवाए। फिर एक दिन गायब हो गया। 2 दिन 3 दिन कोई खबर नहीं मिली तो कलावती परेशान हुई। बैंक से पता किया तो उन्हें पता चला सोहन बाबू ने ही दस्तखत करके
पैसे निकाले थे। उनका दिल बैठ गया। सोहन, मगर वो तो मेरा भाई है, अपना भाई है, वो कैसे कर सकता है? जब सोहन 7 दिन बाद लौटा तो कपड़े महंगे, आंखों में शराब की लाली और मुंह में झूठ था। कलावती अब चुप नहीं रही। उन्होंने सारा गुस्सा निकाल दिया। सोहन, कहाँ थे इतने दिन? कोई जवाब नहीं, कोई अता पता नहीं। सोहन बोला, कुछ ज़रूरी काम था दीदी, आप तो जानती हैं। कलावती ने कहा, मैंने जग्गू को हटवाया ताकि तू आ सके और तूने ही लूट लिया हमें। सोहन बोला, दीदी आप खुद तो घनश्याम जी की जायदाद की मालकिन बनना चाहती थी और अब मुझे रोक रही हैं। जब जग्गू को गिरा सकते हैं तो मैं आपको क्यों बख्शूं? सोहन ने बदतमीजी से जवाब दिया। यह वो पल था जहां कलावती को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जिस भाई के लिए अपने पति का भरोसा तोड़ा, उस भाई ने उसी के साथ धोखा कर दिया। कलावती ने उसी रात घनश्याम जी के पास रोते हुए कहा, मैंने गलती की। जग्गू जैसा इंसान पैदा नहीं होता। मैंने उसे ना जाने किस किस बात में अपमानित किया और अब उसका दोषी मैं खुद हूँ। मैं हार गई जी। जो सबसे वफादार था उसी को मैंने घर से निकाल दिया और जो लुटेरा था उसे गले लगाया। जग्गू ने मुझसे कभी शिकायत तक नहीं किया और हमने उसे क्या क्या नहीं कह दिया। घनश्याम जी चुप थे। कलावती रोते हुए सारी साजिश बयां कर दी जो उसने अपने भाई से मिलकर रची थी। अब समय है सच का सामना करने का। चलिए अब जग्गू को वापस लाते हैं। जग्गू अब भी गांव के किनारे एक टूटे छप्पर के नीचे रहा करता था। सुबह बच्चों को पढ़ाता, खेतों में मजदूरी करता और रात को मिट्टी से सिर टिकाकर सो जाता। एक शाम अचानक कुछ लोग उसके पास आए। घनश्याम जी, उनके साथ कलावती और आधा गांव, हर कोई चुपचाप खड़ा था। घनश्याम जी ने कहा, बेटा अब बहुत हो गया, बहुत कुछ सह लिया तूने। मेरी खामोशी, लोगों की बातें, झूठे इल्ज़ाम, और फिर भी तेरी आंखों में कभी शिकायत नहीं देखी। पर अब और नहीं, अब मैं तुझे इस हाल में नहीं देख सकता। चल घर चल बेटा, तेरे बिना हवेली की दीवारें भी उदास रहती हैं। तू घर का नौकर कभी नहीं था, तू तो इस घर की आत्मा है। जब तू नहीं था तो लगता था जैसे हवेली की सांसें थम गई हैं, और अब तू वापस आ जाए तो शायद फिर से जी उठे सब कुछ। चल बेटा घर चल। हवेली का दरवाज़ा तेरे बिना अधूरा है और यह बाप बहुत देर से अपने बेटे को गले लगाने को तरस रहा है बेटा। कलावती ने भी जग्गू से कहा, अगर तुझसे कुछ भी कहने का अधिकार बचा है तो बस इतना कहूँगी, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तेरे अंदर कभी वो नहीं देखा जो तू सच में था। मैंने तुझे पराया समझा जब तू इस घर का सबसे बड़ा अपना निकला। जिस दिन तुझे घर से निकलवाया उस दिन से यह हवेली तो जिंदा रही, पर मेरा दिल नहीं। हर कोना तेरी याद से टकराता रहा और हर दीवारें मुझे मेरी भूल का आईना दिखाती रही। बेटा अगर माफ़ कर सकूं तो एक माँ की भूल समझकर भुला देना। ना तो मैं सगी रही ना ही सही, मगर फिर भी आज एक माँ बनकर तेरे सामने झुकी हूँ। क्या तू अपने इस टूटे हुए दिल में मेरे लिए एक कोना रख सकेगा? क्या तू फिर से मुझे माँ कहेगा? जग्गू ने सिर झुकाकर कहा, माँ जी, लोग कहते हैं कि ज़ख्म वक्त भर देता है, पर जो ज़ख्म अपने ही दे वह बस भीतर ही बैठ जाते हैं। आपने जो किया उसे भूलना आसान नहीं, मगर माफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि माफ़ी में ना सिर्फ सुकून है बल्कि रिश्ता भी बचा रहता है। और फिर माँ बाप तो ईश्वर के समान होते हैं और ईश्वर से शिकायत नहीं की जाती। ईश्वर अगर आंसू दे तो वह भी प्रसाद है, और अगर तकलीफ़ दे तो वह भी परीक्षा। मैं कैसे आपसे शिकायत कर सकता हूँ? आपने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन जो दिया वह कोई अपना भी नहीं दे पाता। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जब आप मुझे देखें तो पछतावा नहीं, अपनापन महसूस हो, क्योंकि बेटा शब्द अगर दिल से निकले तो खून के रिश्तों से भी बड़ा होता है। फिर गांव की पंचायत ने एक मत से फैसला सुनाया, सोहन को तुरंत गांव से निकाला जाए।
ना वो अब घनश्याम जी के घर में रहेगा, ना गांव की ज़मीन पर। सोहन बहुत गिड़गिड़ाया, मगर इस बार कोई बहन, कोई मालिक, कोई दया करने वाला नहीं था। उसे गांव से बेइज्जती के साथ बाहर कर दिया गया। हवेली फिर से जिंदा हो उठी। खेतों में जग्गू के हल की धार फिर चमकने लगी, और इस बार घनश्याम जी ने सबके सामने घोषणा की, जिस दिन मैं इस धरती को छोड़ूंगा, मेरी जमीन वारिस सिर्फ जग्गू होगा, क्योंकि विरासत खून से नहीं, कर्म से तय होती है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।